आशियाना भाग 3। रचना के पिता दीनानाथ जी बेटी के आने से बहुत खुश थे। एक दिन गांव के प्रधान शंकरलाल जी उन्हें देखने आए। मास्टर जी, कैसे हो आप? अब तबीयत कैसी है? दीनानाथ जी ने कहा, प्रधान जी, आपने सभी समय पर गाड़ी भेजकर बहुत मदद कर दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। शंकरलाल जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम और मैं बचपन के दोस्त हैं, कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बता देना। दीनानाथ जी ने कहा, भाई, घर का माहौल तो तुम देख ही रहे हो। मेरी पत्नी और बेटी दोनों बहुत परेशान हैं। मैं अब चाहता हूँ कि रचना के किसी तरह हाथ पीले कर दूं। अब मुझे अपना भरोसा नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए। शंकरलाल जी शांति से उनकी बात सुन रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद वे बोले, भाई, अगर तू बुरा न माने तो एक बात कहूँ। मेरा छोटा बेटा विनीत शहर से पढ़कर आया है, अब मेरा सारा काम देखता है। उसने शहर में रहने की बजाय अपने बड़े भाई के साथ खेत और मंडी दोनों संभाल लिए हैं। क्यों न हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें? दीनानाथ जी यह सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, भाई, मेरा तुम्हारा क्या मुकाबला। मैं एक छोटा सा अध्यापक, मेरी हैसियत तुम्हारे जितनी नहीं है। शंकरलाल जी ने कहा, तू बस हाँ कर दे, चिंता मत कर, हमें दान दहेज नहीं चाहिए। बस एक संस्कारी बहू मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही देर में शांति जी चाय नाश्ता ले आईं। शंकरलाल जी ने कहा, भाभी जी, अब तो मिठाई का प्रबंध कीजिए। मैं अपने छोटे बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। एक बार सब मिल लें, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, फिर आप मिठाई खिलाना। शांति जी ने प्रश्न भरी नजरों से दीनानाथ जी की ओर देखा। वे बोले, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। चाय पीकर शंकरलाल जी चले गए। तब दीनानाथ जी ने कहा, रचना कहाँ है? शांति जी ने बताया, वो अपनी पुरानी सहेलियों से मिलने गई है। आप बताइए, ये रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? शांति जी, आप तो जानती हो मुझे एक अटैक पड़ चुका है। सब ठीक है, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। रचना की शादी हो जाए तो मन से एक बोझ उतर जाएगा। दीनानाथ जी की बात सुनकर शांति जी की आंखें भर आईं। तभी रचना कमरे में आए और पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, ओह पापा, अब मैं आप पर बोझ बन गई हूँ, जिसे आप उतार कर फेंकना चाहते हैं। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। इनके पुराने मित्र शंकरलाल जी आए थे। वे अपने छोटे बेटे के लिए तेरा हाथ मांग रहे थे। वे चाहते हैं कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। शांति जी ने कहा। रचना ये सुनकर हिल गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह अभी तक इसी कश्मकश में थी कि कैसे सचिन के बारे में बात करे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। रचना उठकर अपने कमरे में चली गई। वह बहुत बेचैन हो गई थी। न तो पापा को वह कुछ बता सकती थी, न चुप रह सकती थी। शाम को सब खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। रचना छत पर चली गई। उसने सचिन को फोन किया और सारी बात बता दी। सचिन ने रचना से कहा, रचना, ये क्या कह रही हो? मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने। रचना ने कहा, नहीं सचिन, यहाँ मत आना, पापा अभी भी बेड रेस्ट पर हैं। मैं उन्हें किसी तरह मना लूंगी, जब तक मैं न कहूँ यहाँ मत आना। लेकिन रचना, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। सचिन की बात सुनकर रचना परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर वह छत पर टहलती रही। शांति जी रचना को ढूंढती हुई छत पर आ गई। अरे तू यहाँ अकेले में क्या कर रही है? चल नीचे सोने चलते हैं। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, रचना ने माँ को टालते हुए कहा। शांति जी ने उसका चेहरा पढ़ लिया था। वो बोली, क्या बात है, तू बहुत परेशान लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे रो रही थी। सब ठीक तो है न? कहीं शादी की बात से तो परेशान नहीं है? मैं जानती हूँ शंकरलाल जी के परिवार को बहुत अच्छा परिवार है, वे लोग तुझे बहुत खुश रखेंगे। रचना ने झुंझलाते हुए कहा, माँ, वो बात नहीं है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। शांति जी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं जानती हूँ अभी तेरी पढ़ाई चल रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे पापा ने उनसे बात कर ली है। शादी के बाद भी तू अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है। रचना ने अपनी माँ को छत पर पड़ी चारपाई पर बिठाया और बोली, माँ, एक बात आपको बतानी थी। पापा से मत कहिएगा, कॉलेज में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। वह बहुत अच्छा है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। चटाक, एक जोरदार चांटा पड़ा रचना के गाल पर। खामोश, तुझे इसीलिए शहर भेजा था कि तू पढ़ाई करने के बजाय इश्क लड़ाए। जानती नहीं, यहाँ गांव में ये सब नहीं चलता। हे भगवान, अब मैं तेरे पापा से क्या कहूँगी?
वो तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शांति जी बोले जा रही थी। रचना चुपचाप सब सुन रही थी। ये तो होना ही था, उसे पता था अचानक ये सब होगा, इसका अनुमान उसे नहीं था, लेकिन अब और कोई चारा नहीं था। रचना ने कहा, माँ एक बार आप दोनों सचिन से मिल लो, बहुत अच्छा लड़का है। शांति जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने रचना को चांटा तो मार दिया था, लेकिन उनका मन अंदर ही अंदर उन्हें कचोट रहा था। आज पहली बार उन्होंने अपनी लाडली बेटी को चांटा मारा था। रचना, ये तूने क्या कर दिया? हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। हमारा समाज ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। तेरे पिता का जो जीना मुश्किल हो जाएगा। बेटा मेरी बात मान, भूल जा उसे। अपने पिता का कहना मानकर चुपचाप शादी कर ले। रचना ने कहा, माँ तुम नहीं जानती, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। वो मर जाएगा। उसके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वह सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आने के लिए तैयार है। मैं भी उसके बगैर मर जाऊंगी। बेटी की बातें सुनकर शांति जी का कलेजा कांप गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इससे तो अच्छा इसे शहर भेजते ही नहीं। अब इसके पिता से कैसे बात करूं? यही सब बड़बड़ाती हुई शांति जी नीचे आ गईं। उन्होंने कमरे में झांक कर देखा, दीनानाथ जी चैन से सो रहे थे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अब कोई परेशानी नहीं है। शांति जी नीचे चटाई बिछाकर सोने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद रचना नीचे आए और दूसरे कमरे में सोने चली गई। शांति जी सारी रात रोती रहीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। इधर रचना भी गहरी सोच में डूब गई। सोचते सोचते उसे पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह फोन की घंटी से उसकी आंख खुली। दूसरी तरफ फोन पर सचिन था। रचना, क्या हुआ? सब ठीक है? तुम कैसी हो? रचना ने कहा, सचिन मैंने हिम्मत करके माँ को सब कुछ बता तो दिया है, लेकिन वे बहुत गुस्सा हैं। तुम सब्र रखो, मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है। रचना ने किसी तरह सचिन को समझाकर फोन रख दिया। वह कमरे से बाहर आई तो शांति जी किचन में चाय बना रही थी। रचना पापा के पास जाकर बैठ गई। दीनानाथ जी ने उसे देखा और कहा, बेटा क्या बात है, बहुत परेशान लग रही है। रचना कुछ बोलती इससे पहले ही शांति जी ट्रे में 3 कप चाय लेकर आई। आप किसकी की चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। आप बस अपनी सेहत की चिंता कीजिए। ये कहकर उन्होंने चाय की ट्रे पलंग पर ही रख दी। सबने अपने अपने कप उठा लिए और चाय पीने लगे। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी खामोश थे। दीनानाथ जी को समझ नहीं आया, कल तक चहकने वाली रचना और उसे देखकर खुश होने वाली शांति जी गुमसुम बैठी थी। दीनानाथ जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, रचना क्या बात है? क्या तुम दोनों में कुछ अनबन हुई है, या शादी की बात से कोई मनमुटाव हुआ है? रचना ने एक नज़र माँ की ओर देखा और फिर मुस्कुराकर पापा से कहा, पापा कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ढीली हो रही थी। बताइए क्या कह रहे थे आप? बेटी का जवाब सुनकर दीनानाथ जी पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि कोई बात नहीं है। शांति जी बिना कुछ बोले रसोई में जाकर काम में लग गईं। रचना ने पापा को दवाई दी। नींद की गोली होने के कारण वे कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गए। रचना मम्मी के पास किचन में गई, लेकिन वे चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी। रचना ने माँ का हाथ पकड़ और उन्हें अपनी ओर करके बोली, मम्मी मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भी नहीं पता कि ये सब कब हो गया। मैं जब कॉलेज गई थी तो किसी से बात भी नहीं करती थी, लेकिन न जाने कब सचिन मेरी जिंदगी में आ गया। शांति जी ने कहा, रचना तुझे ये समझ नहीं आया कि हम कैसे माहौल में रहते हैं। ये शहर नहीं है कि तुम कुछ भी करो, यहाँ समाज के साथ चलना पड़ता है। तेरे पिता एक अध्यापक हैं, तुझे पता है उनकी कितनी इज्जत है गांव में। रचना ने माँ को चटाई पर बैठाया और कहा, मम्मी आपको मेरा साथ देना होगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरी मदद करो, किसी तरह पापा को मना लो। अगर मेरी शादी सचिन से नहीं हुई तो हम दोनों जान दे देंगे, ये हम पहले ही सोच चुके हैं। रचना की बात सुनकर शांति जी अंदर से कांप गई। हे भगवान, इस लड़की ने ये सब क्या कर डाला है। रचना अपनी मम्मी की गोद में सिर रखकर लेट गई। वह अब सब कुछ हो जाने के लिए बेताब थी। कहीं न कहीं वह स्वार्थी हो चली थी। वह अब सचिन को छोड़कर अपने माता पिता और गांव वालों के लिए कोई कुर्बानी नहीं देना चाहती थी। शांति जी रचना के बालों को सहला रही थी। शायद कल के चांटे के निशान उनके दिल पर अभी तक छपे थे। उन्होंने रचना से कहा, बेटी एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा न हो हम कहीं के न रहें। अगर उस लड़के ने तुझे धोखा दे दिया तो क्या होगा? यहाँ गाँव में तो हम सबको जानते हैं। रचना अपने सपनों में खोई थी। वह हल्के से मुस्कुराकर बोली, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा।
वह मेरा जीवन भर साथ निभाएगा, आप एक बार उससे मिल तो लो। उससे मिलने से पहले तेरे पापा को तो मना लूं। शांति जी का जवाब सुनकर रचना बहुत खुश हो गई। उसे पता था अगर मम्मी मान गईं तो पापा भी मान जाएंगे। तभी गिलास गिरने की आवाज से दोनों चौंक गईं। दोनों भागकर दीनानाथ जी के कमरे में पहुंची। कांच का गिलास गिरा हुआ था। जमीन पर कांच बिखरा पड़ा था। चना कांच समेटने के लिए कोई कागज ढूंढ रही थी। शांति जी ने अपने पति की ओर देखा। उन्होंने रचना के हाथ को पकड़ा तो रचना चौंक गई। उसने मम्मी की ओर देखा, उनके आंसू बह रहे थे। मम्मी, क्या हुआ? तभी उसकी नजर अपने पापा पड़ी। गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा, आंखों में आंसू भरे हुए वे शांति जी को घूर रहे थे। शांति जी उनके पास आई, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आप गुस्सा न करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भगवान के लिए गुस्सा न करें। अब जीना कौन चाहता है? काश मैं ये सब देखने से पहले मर गया होता। दीनानाथ जी यह कहकर चुप हो गए। रचना की रूह कांप गई थी। पापा ने उसकी और मम्मी की सारी बातें सुन ली थीं। रचना थर थर कांप रही थी। अगले ही पल दीनानाथ जी ने चिल्लाते हुए कहा, शांति जी, इसे कहाँ चली जाए यहाँ से, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आज ही रात की गाड़ी से इसे वापस भेज दो। शांति जी बोली, मेरी बात तो सुनिए, इसे भेज दूंगी, बस आप गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, गुस्सा मत कीजिए। रचना, तू अभी यहाँ से चली जा अपनी किसी सहेली के। शांति जी ने गुस्से में रचना को कहा। रचना चुपचाप घर से बाहर निकलकर अपनी सहेली आशा के घर पहुंच गई। वह अकेली थी। उसे रचना के बारे में सब पता था। आशा ने रचना को देखा और बोली, क्या हुआ, सब ठीक है न? मुझे लग रहा है कि तेरे घर पर सब पता लग गया। रचना के आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले आशा के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आशा उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रचना का रोना रुक नहीं रहा था। जैसे किसी झनक के साथ अंदर सब कुछ टूट गया। इस प्यार के चक्कर में वह अपने मम्मी पापा के दुख का कारण बन गई थी। आशा ने उसे पानी लाकर दिया। पानी पीकर रचना पास पड़े सोफे पर बैठ गई। उसने आशा को अपने पास बिठाया और बोली, आशा, मैं मर जाऊंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? एक तरफ मेरे मम्मी पापा हैं और दूसरी तरफ सचिन। मैं किसी को नहीं छोड़ सकती। आशा ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर, सब कुछ वक्त पर छोड़ दे। अब तेरे हाथ में कुछ नहीं है। तूने जो करना था वो कर दिया। अब बस एक बात मान ले, अगर सचिन तेरे भाग्य में होगा तो वह तुझे मिल जाएगा। घबरा मत, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। दोनों सहेली बहुत देर तक बात करती रहीं। कुछ देर बाद शाम होने वाली थी। रचना आशा को लेकर छत पर पहुंच गई। वहां जाते ही उसने सचिन को फोन किया और उसे सारी बात बता दी। सचिन ने ये सुना और वह बोला, रचना घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार अपने मम्मी पाप से मेरी मुलाकात करवा दे, मैं किसी भी तरह उन्हें मना लूंगा। रचना बोली, हाँ शायद यही ठीक रहेगा। तुम रुको, मैं पापा से बात करके तुम्हें बताती हूँ। फोन रखकर रचना पलटी तो सामने आशा खड़ी थी। आशा ने कहा, रचना क्या कर रही है अपनी जिंदगी के साथ? तू पहले ये सोच कि तुझे पापा मम्मी चाहिए या सचिन। रचना ने कहा, लेकिन मुझे तो दोनों चाहिए। आशा ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गई। रचना, तू दो नाव पर सवार होना चाहती है, जो कि दो अलग अलग किनारे पर जा रही हैं। ऐसे में या तो तुझे एक नाव छोड़नी होगी या फिर तू पानी में गिर जाएगी। अगर तू सचिन से प्यार करती है तो भूल जा सब कुछ, अपना बैग उठा और जाकर सचिन से बोल वो तुझसे शादी कर ले। शादी के बाद आकर अपने मम्मी पापा को मना लेना। वे नहीं माने तो जाकर सचिन के साथ खुश रहना। रचना गहरी सोच में पड़ गई, फिर बोली, नहीं, मैं मम्मी पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। मैं उनकी रजामंदी से सचिन से शादी करना चाहती हूँ। आशा ने आगे कहना शुरू किया, रचना, यह संभव नहीं है। अगर तू अपने मम्मी पापा का दिल रखना चाहती है तो सचिन को भूलकर अपने पापा के बताए रिश्ते को अपना ले। यहाँ रहकर यह सब संभव नहीं है। तुझे सचिन का साथ पाने के लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ना पड़ेगा, साथ साथ ये गाँव भी छोड़ना होगा। रचना ने आशा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, क्या ये सही होगा? आशा ये सुनकर हंसने लगी, बोली, पागल, प्यार में सब सही होता है। अपने मनपसंद साथी को पाने के लिए तुझे अपना आशियाना छोड़ना ही पड़ेगी। एक बार जाकर अपने मम्मी पापा से बात कर, वे मान जाते हैं तो ठीक है, वरना तू जाकर सचिन से शादी कर ले। बस एक बात का ध्यान रखना, सचिन को पहले पक्का कर ले, क्योंकि एक बार तू यहाँ से गई तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। सचिन तुझसे शादी तो करेगा ना? रचना ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों सहेली नीचे आ गई। रात होने को थी।
रचना वापस अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर रचना पापा के कमरे में जाने लगी, तभी उसकी मम्मी ने उसे हाथ पकड़कर खींच लिया। वहाँ मत जा अभी, वो बहुत गुस्से में है। लेकिन मम्मी, मुझे पापा से बात करनी है, रचना ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। कल कर लेना बात, रात को उन्हें आराम करने दे, शायद कल तक उनका गुस्सा कम हो जाए। अभी तो वो तेरी एक भी बात नहीं सुनेंगे। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ, उनका हाथ पहले ही बहुत कमजोर है। रुक जा। शांति की आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। रचना अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई। कुछ देर बाद सचिन का फोन आया, लेकिन रचना ने फोन काटकर उसे मैसेज कर दिया कि कल बात करेंगे। अब तो बस उसे कल का इंतजार था। ये कल उसके आने वाले जीवन के लिए निर्णायक होने वाला था।